बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उसामा खालिद, आप सब दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड बॉडी में कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, इसकी क्या क्या अलामात हैं, इसकी क्या क्या एहतियात है, ख़ुराक के ज़रिए हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। यूरिक एसिड दोस्तों एक बेसिकली एक केमिकल है जो कि हमारे जिस्म में 24 घंटे बनता रहता है। हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर 24 घंटे जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो टूटते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। जो पुराने सेल्स टूटते हैं उनके टूटने के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। ये 24 आवर्स 24 घंटे ये सिलसिला चलता रहता है, ये हमारे जिस्म में बनता रहता है। अब जो मौलज हज़रात, जो डॉक्टर हज़रात या जो हकीम हज़रात अपने मरीज़ों को ये कहते हैं कि आपको यूरिक एसिड हो गया है या आपको यूरिक एसिड की बीमारी हो गई है, ऐसे लोगों को परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड हो गया बेसिकली कुछ नहीं है। यूरिक एसिड ऑलरेडी आपकी बॉडी में मौजूद होता है। अब मसला उसकी क्लियरेंस का होता है। हमारी जो किडनीज़ हैं, हमारे गुर्दे उस यूरिक एसिड को, वेस्ट प्रोडक्ट को, जो कि गुर्दों का काम है, फ़िल्टर करके, ब्लड से फ़िल्टर करके पेशाब के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल लेता हूँ कि हमारी जिस्म में 1 किलो 1 केजी 1000 ग्राम्स यूरिक एसिड बन गया। अब हमारी जो किडनीज़ हैं वो उनको फ़िल्टर करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल रही हैं, लेकिन हमारी किडनीज़ ने उसको 750 ग्राम बाहर निकाला और जो 250 ग्राम है वो हमारे जिस्म में ही रह गया। अब वो जो 250 ग्राम प्रोडक्ट हमारे जिस्म में बची है, आखिर उसको स्टोरेज के लिए एक जगह चाहिए। अब वो जो उसको स्टोरेज के लिए जगह मिलती है वो उस जगह पे डिपॉज़िट हो जाता है। एनालिसिस के मुताबिक ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये पाँव में डिपॉज़िट होता है। पहले पाँव से डिपॉज़िट होना शुरू होता है और पाँव के जो अंगूठा है उसके जोड़ में ये डिपॉज़िट होता है और ये रात के टाइम डिपॉज़िट होता है। अचानक सुबह उठने पे मरीज़ को पता चलता है कि मेरे पाँव के अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द है और वहाँ पे रेडनेस आ जाती है। इसको गाउट कहते हैं। ये आर्थराइटिस की ही एक किस्म है। एनालिसिस के दौरान स्टडी में ये पता चला कि ज़्यादातर 70% लोगों में ये पैरों से डिपॉज़िट होना शुरू होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हर मरीज़ के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के ये जो रिस्ट जॉइंट है ये यहाँ पे डिपॉज़िट हो जाता है। ये जो फिंगर्स की आपके जॉइंट्स है यहाँ पे ये डिपॉज़िट हो जाता है, ये सारे रेड हो जाते हैं। या आपके घुटनों के जॉइंट में डिपॉज़िट हो सकता है या आपके टखनों के जॉइंट में डिपॉज़िट हो सकता है। और ये जहाँ पे भी डिपॉज़िट होता है, इसके जब क्रिस्टल्स वहाँ पे जाके जमा होते हैं, ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सोजिश पैदा करते हैं, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है। और इसका एक और बड़ा वाज़ेह सिम्टम ये भी है कि अगर वहाँ पे स्वेलिंग की वजह यूरिक एसिड होगी, तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे यूरिक एसिड की वजह से स्वेलिंग हो गई है और ये जगह रेड हो गई है, तो मैं जब इसको हाथ लगाऊंगा तो यहाँ का टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा और ये जो जिस जोड़ पे इन्फ्लेमेशन हुई है इस जगह का टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा इस जगह से। तो ऐसे आपको ये पता चल जाएगा कि ये गाउट है, यूरिक एसिड की वजह से ये मसला आपको बना है। इसके अलावा यूरिक एसिड का एक लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है, तो आप अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट में जाके करवाएंगे, आप ब्लड का एक सैंपल देंगे वहाँ पे सिंपल, तो आप लैब वाले से बोलेंगे कि आपको यूरिक एसिड टेस्ट करवाना है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको किस डॉक्टर ने बोला है कि आप नहीं यूरिक एसिड टेस्ट करवाना है। तो आप बोलेंगे कि ये सेल्फ़ रेफ़र है कि मैं ख़ुद करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो आपका यूरिक एसिड का सैंपल ले लेंगे, ब्लड सैंपल, जिससे वो टेस्ट कर लेंगे कि आपका यूरिक एसिड कितना है और वो आपको एक प्रिंट फॉर्म में आपकी रिपोर्ट दे देंगे। तो नॉर्मली तो
जो इसकी फ़ीमेल्स की रेंज होती है वो 2 से लेके 6 तक होती है, और जो मेल्स की इसकी रेंज होती है यूरिक एसिड की वो 3 से 7 होती है। फीमेल्स की 2 से 6 और मेल्स की 3 से 7। जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है इसकी नॉर्मल रेंज को वो बढ़ाते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी बात करता हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हमारी ख़ुराक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हमारा रहन सहन, हमारा सोने उठने का टाइम, ये सारा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि हम बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हमें फ़ेस करना पड़ता है। तो अगर आपके लैब टेस्ट में इसकी रेंज 7 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि ये हाई यूरिक एसिड है। अब हाई यूरिक एसिड की वजह से जब यूरिक एसिड किसी एक जगह पे जाके आपकी बॉडी में डिपॉज़िट होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा, कुछ एक केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता यूरिक एसिड का, कहीं पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती, गाउट नहीं होता, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये बहुत रेयर केस है, ऐसा हर इंसान को नहीं होता, लेकिन देखा गया है ऐसा केस। बस उस इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्दें रहती हैं और हर टाइम थका थका फ़ील करता है, उठ के कोई कामकाज नहीं कर सकता और उसका वज़न बढ़ता रहता है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लगे तो आप अपना लैब टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप हाई यूरिक एसिड के पेशेंट हैं या नहीं हैं। ये तो थे जी यूरिक एसिड के सिम्टम्स। अब चलते हैं यूरिक एसिड की एहतियात की तरफ। यूरिक एसिड की एहतियात क्या है? यूरिक एसिड जब हम पानी बहुत ज़्यादा कम ले रहे होते हैं उसकी वजह से भी यूरिक एसिड रेज़ कर जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अपने जिस्म में पानी की मिक़दार को मेंटेन करना है, अपने जिस्म में पानी के लेवल को बरकरार रखना है, ताकि हमारे जो गुर्दे हैं वो प्रॉपर तरीके से फ़िल्ट्रेशन का काम करते रहें और जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो पूरी तरह फ्लश आउट होता रहे। जब पूरी तरह यूरिक एसिड फ्लश आउट नहीं होता तो वो हाई यूरिक एसिड का पेशेंट बन जाता है बंदा। और दूसरे नंबर पे इसकी एहतियात में आप खाने पीने में रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल कट ऑफ़ कर दें अगर आप हाई यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, और इसमें फ़िश का इस्तेमाल भी बहुत कम करें। रेड मीट तो आप बिल्कुल कट ऑफ़ कर दें। अगर आप स्मोकर हैं, सिगरेट नोशी करते हैं तो उसको भी एक एतदाल में ले आएँ। सिगरेट नोशी भी यूरिक एसिड के बढ़ने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और इसके अलावा अगर आप अल्कोहल एडिक्ट हैं, अगर आप अल्कोहल के एडिक्ट हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा आप लेते हैं तो भी आपका यूरिक एसिड हाई हो सकता है, आप रिस्की पेशेंट हैं। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैफ़ीन लेते हैं या कॉफ़ी पीते हैं वो भी हाई यूरिक एसिड के पेशेंट हो सकते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं वो लोग भी हाई यूरिक एसिड के पेशेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फ़ास्ट फूड खाते हैं या ऐसा फूड जिसमें वो फ्रक्टोज़ की बहुत ज़्यादा मिक़दार ले रहे होते हैं, वो लोग भी हाई यूरिक एसिड के पेशेंट हो सकते हैं। तो हाई यूरिक एसिड से बचने के लिए आपको इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करना होगा, बहुत लाज़मी। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाती है, वो बढ़ जाती है। जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है तो हमारी जिस्म के जो खुलियात हैं वो खुलते हैं। अब जब हमारे जिस्म के खुलियात खुलते हैं तो ब्लड वेसल्स खुलती हैं, तो ब्लड का फ़्लो पूरे जिस्म में प्रॉपर हो जाता है। तो जब ब्लड का फ़्लो प्रॉपर हर ऑर्गन तक जा रहा होता है तो सारे ऑर्गन्स अपना फंक्शन बढ़ा देते हैं।
तो इसी तरह जैसे बाकी ऑर्गन्स अपना फंक्शन बढ़ा देते हैं, तो हमारी किडनीज़ भी अपना फंक्शन बढ़ा देती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं, जब आप स्ट्रगल करते हैं, पसीना निकालते हैं, जिसको हम अपनी आम ज़ुबान में कहते हैं कि जब आप अच्छी तरह अपना पसीना निकालते हैं, तो तब आपकी बॉडी का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और उसमें फिर आपकी बॉडी में प्रोड्यूस्ड जो यूरिक एसिड है वो फ्लश आउट हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करके आप हाई यूरिक एसिड से बच सकते हैं और बहुत ज़्यादा सवेर तकलीफ़ से भी बच सकते हैं। और रिकमेंडेड ये है कि आप उसमें सब्ज़ सब्ज़ियाँ खाएं, सोलेबल फ़ाइबर खाएं, ऐसे फ़ाइबर खाएं जो आसानी से हज़म हो जाएं, सोलेबल फ़ाइबर उनको ही कहते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि होम्योपैथिक में यूरिक एसिड का क्या इलाज है। दोस्तों, होम्योपैथिक में यूरिक एसिड का बहुत 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 कामयाब और मुजर्रब इलाज है। सिर्फ़ आपने तवज्जो से मेरी बात सुननी है, गौर से मेरी बात सुननी है। होम्योपैथिक में सबसे पहले एक गोल्डन मेडिसिन है आर्टिका यूरिनस मदर टंक्चर। मदर टंक्चर दोस्तों क्या होता है? मदर टंक्चर होम्योपैथिक अद्वियात की बुनियाद होती है, यानी कि खालिस जड़ी बूटियों का खालिस अर्क होता है। इसके बाद फिर इससे आगे पोटेंसीज़ तैयार की जाती हैं। जो मदर टंक्चर होता है ये होम्योपैथिक दवाई की बुनियाद है। तो आर्टिका यूरिनस जो मदर टंक्चर है ये ज़माना कदीम से यूरिक एसिड को ट्रीट करने के लिए बड़े कामयाब अंदाज में इस्तेमाल होता आया है। आर्टिका यूरिनस आपने सुबह शाम आधे गिलास पानी में 10 से 15 कतरे डाल के कुछ महीनों तक इस्तेमाल करने हैं। जब आपको आराम आ जाए तो फिर इस दवाई को बंद कर दें। इसी तरह इसकी दूसरी दवाई है बर्बेरस वल्गैरस। ये भी मदर टंक्चर आपने लेना है। ये भी सुबह शाम 10 से 15 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद आइए चलते हैं पोटेंसीज़ की तरफ कि इसकी पोटेंसीज़ कौन कौन सी अद्वियात हैं जो होम्योपैथिक में यूरिक एसिड को ट्रीट करने के लिए काम करती हैं। सबसे पहली दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दोस्तों आपको कब इस्तेमाल करनी है? जब आपके पैरों से बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो या बिल्कुल भूख ना लग रही हो, या अगर जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो आपसे भूख बर्दाश्त ना हो और आपका सर दर्द करना शुरू हो जाए, मीठी चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश हो। अगर आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो आप लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। सुबह शाम चंद रोज़ तक इस्तेमाल करें। जब आपको आराम महसूस हो तो फिर इस दवाई के वक्फे को बढ़ाते जाएं ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरह दूसरी दवाई है दोस्तों लैक्सिस। लैक्सिस दवाई ऐसी है जिसमें आपको रात को सोने के बाद तकलीफ़ें, जो भी आपको तकलीफ़ है, सर दर्द है, खांसी है, पेट दर्द है या गाउट पेन है, सोने के बाद अगर आपकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपकी तकलीफ़ें सोने के बाद बढ़ जाती हैं और आप गर्मी से हसास हैं और आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, हाई यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, तो आप लैक्सिस 200 पोटेंसी में सुबह शाम चंद रोज़ तक इस्तेमाल करें। जब आपको आराम आ जाए तो फिर दवाई का वक्फा बढ़ाते जाएं और जब आपको मुकम्मल आराम आ जाए तो दवाई बंद कर दें। तीसरी दवाई है दोस्तों लेडमपाल। लेडमपाल में बड़ी स्टिंजिंग पेन्स होती हैं, बहुत जलनदार पेन्स होती हैं, बर्निंग पेन्स होती हैं। पेन्स में पेन वाले एरिया में हीट निकलती है और इसकी पेन्स एक पेक्यूलर सिम्टम इसका ये है कि इसकी अलामात जो इसकी दर्दें होती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हैं। मिसाल यहाँ पे पेन स्टार्ट हुई तो यहाँ से ऊपर की तरफ पेन ट्रैवल करेगी। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम देखने को मिले तो आप लेडमपाल 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। सुबह शाम चंद रोज़ इस्तेमाल करें और हस्बे ज़रूरत जब आपको आराम आ जाए तो दवाई का वक्फा बढ़ा दें और फिर बंद कर दें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा ये मौजू आपको पसंद आया होगा।
आप लोगों से ज़्यादा जिन लोगों को इन बातों की ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अपने मुकम्मल इलाज के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने मुकम्मल इलाज के लिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपके मैसेज का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अपनी केयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।